धीरजपुर गांव में एक गरीब और सीधा साधा तांगे वाला मंगलू रहता था, जिसके दोनों भाई बाबूलाल और सोहमलाल पीडब्ल्यूडी की सरकारी नौकरी में होने के कारण बहुत अमीर थे। लेकिन वो गरीब था क्योंकि अब कोई भी तांगे में बैठना नहीं चाहता था। हट! आओ आओ, चलो रेलवे स्टेशन की यात्रा करो मात्र 50 रुपए में। मात्र 50 रुपए में आओ, चलो। हट! अरे 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 अरे, घोड़ा भैया रुको 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 रुको। आइए बहन जी, आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ मात्र 50 रुपए में। चलिए चलिए। ना रे ना, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो केवल इतनी दूर जाने के लिए 50 रुपए दे दूं। मैं ऑटो या ई रिक्शा से चली जाऊंगी। वो केवल 30 रुपए में ही मुझे वहां पहुंचा देंगे, वो भी जल्दी से। अरे बहन जी, जो मजा धीरे धीरे चलने में है वो ऑटो रिक्शा में कहाँ है। बहन जी, जरा हम तांगे वाले का तो ख्याल रखिए, हमें अपने घोड़े को भी पालना होता है। ना रे ना, इतनी दरिया दिल नहीं हूँ जो तुम्हारे बूढ़े घोड़ों के लिए अपनी खून पसीने की कमाई बहा दूं। जाओ, किसी और को मूर्ख बनाओ। मैं तो सिर्फ 30 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं देने वाली। हाँ, आह, तब जाइए बहन जी, ग्राहक भगवान का रूप होता है, उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस चीज का उपयोग नहीं किया जाता वो चलन से बाहर हो जाता है। जैसे ट्रैक्टर के आने से बैल गायब हो गए हैं। तभी मंगलू के दोनों भाइयों की दो चमचमाती हुई कारों के पहियों से उछला कीचड़ मंगलू और उसके बूढ़े घोड़े पर जा गिरा, और वो दोनों बिना माफी मांगे मंगलू को देखकर भी अनदेखा करके वहां से खिसक गए। ए बादलवा, देखा, मेरे दोनों भाई ऑफिस जा रहे हैं। अरे पीडब्ल्यूडी में बड़े अफसर हैं, हमारी ही मेहनत से पढ़े हैं, पर अब हमें पहचानते तक नहीं हैं। तभी कारों के शीशे वाली खिड़कियां नीचे आई और अंदर से बाबूलाल और सोहमलाल ने मंगलू को और उसके तांगे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे अरे, देखो देखो, ओ सोहन, अरे हम कहां से कहां पहुंच गए, और ये भिखारी मंगलू आज भी तांगा वाला काम कर रहा है। अरे हमने कितनी बार कहा था कि हम कोई छोटा मोटा काम तुम्हें दे देते हैं ऑफिस में, हैं? पर इसे तो अपने बाप दादा के इसी काम में मान है। अरे भैया, इन नीच कर्मों वाले की बुद्धि ऐसी ही होती है भैया, इन्हें अपनी औकात का एहसास ही नहीं होता। चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं। कारें फिर से रफ्तार पकड़कर आगे निकल गई। तभी मंगलू ने बादल को चारा डाला और अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ चला, जहां उसकी पत्नी कमला चूल्हा जला रही थी और बेटा चिरंजीवी एक साइकिल की पुरानी पंक्चर ट्यूब को ठीक करने में लगा हुआ था। बेटा, जरा लकड़ी के 2 टुकड़े और दे दो, आज चूल्हा ठीक से नहीं जल रहा, शायद हवा का रुख ठीक नहीं है। अम्मा ये लो, पर चूल्हा नहीं, हवा का रुख ही गड़बड़ है। जब तक मेरे दोनों चाचा और उनके परिवार वाले इस घर में रहेंगे, हवा का रुख ठीक से नहीं होगा। आज फिर सुबह उनकी कार ने पिताजी पर कीचड़ उछाला, मैंने खिड़की से देख लिया था। चुप रहो बेटा, तुम्हारे पिता को ये सब पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि घर का माहौल शांत रहे। बड़ों का आदर करो, तुम्हारी हरकतों से उन्हें दुख होता है। आदर? उन लोगों का आदर करूंगा मैं जो हमें इंसान ही नहीं समझते, हमें इस घर का नौकर समझते हैं। रोज सुबह नाश्ते में बड़े चाचा की पत्नी नई नई साड़ी और गहने पहनकर हमारे सामने इतराती है और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती है, और आप कहती हैं कि मैं उनका आदर करूं? तभी उसी वक्त उषा और दामिनी कमला के सामने से गुजरती हुई बोली, अरे दामिनी, ये साड़ी देखी? कल ही बाबूलाल जी शहर से लेकर आए थे। कह रहे थे कि तुम्हारे रंग पर बिल्कुल फबती है,
पर मैं कहती हूँ अब इन महंगी चीजों का क्या करना। घर में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए 2 जून की रोटी तक नहीं है, फिर भी हम दया करके उन्हें अपने साथ रखे हुए हैं। आप सही कह रही हैं दीदी, पर हम क्या करें? हमारे पति तो हैं ही इतने दयालु, किसी की मदद करने से खुद को रोक ही नहीं पाते, चाहे वो व्यक्ति कितना भी निकम्मा और आलसी क्यों ना हो। अपने परिवार के प्रति ये सब खरी खोटी सुनकर मंगलू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी चिरंजीवी गुस्से से आग बबूला होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मंगलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे चिरंजीवी, अरे अरे बेटा बेटा बेटा, कहाँ जा रहे बेटा? वापस आ जाओ। बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते बेटा, ये हमारा धर्म नहीं है। चुपचाप सब सह लो, एक दिन हमारा भी समय बदलेगा बेटा। पिताजी, कब तक हम सहेंगे रोज रोज का ये अपमान? आप तांगा चलाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, फिर ये लोग हमें नीचा क्यों दिखाते हैं? ऐसा क्यों करते हैं ये? ए बेटा, है? अबे रोते नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं। दुनिया की नजर में शायद हम गरीब हैं, पर हमारा चरित्र हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ईमानदारी से कमाया हुआ एक रोटी का टुकड़ा बेईमानी से कमाई हुई दावत से बेहतर है बेटा। धैर्य रख, भगवान सब देख रहा है। मंगलू के भोलेपन से उसके दोनों भाई और उनकी पत्नियों का हौसला और बढ़ता, और वो किसी भी तरह से गरीब मंगलू को घर से निकालने के लिए रोज उसके कमरे के बाहर उल्टे पुल्टे चीज छोड़ देते, कभी कुत्ता बिल्ली तो कभी जानवरों का मल, ताकि गरीब मंगलू परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाए। सुनिए जी, ये क्या हो रहा है? आज तो सुबह से ही दरवाजे के बाहर गंदगी का ढेर लगा है, कोई साफ सफाई भी नहीं करता। मैंने खुद ही साफ किया है, पर ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? चिरंजीवी का दिल टूट रहा है, वो घर से बाहर जाने की बात करने लगा है। कमला, बस कुछ दिन और समझौता करो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसी छत के नीचे रहकर चिरंजीवी को पढ़ाना है, उसे इंजीनियर बनाना है। थोड़ा और सह लो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी एक दिन तो हद ही हो गई और उन्होंने मंगलू के कमरे के बाहर एक जहरीला सांप छोड़ दिया। तभी सांप ने चिरंजीवी को काट लिया, जिसे देख मंगलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अम्मा! पिताजी, पिताजी बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया पिताजी। हे राम, ये क्या हो गया? सुनिए जी, जल्दी आइए, बेटे को सांप ने काट लिया है। हे भगवान! अरे चिरंजीवी, मेरे बेटे, अरे डरो मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। तभी मंगलू ने अपने बेहोश बेटे को अपनी पीठ पर उठाया और तूफानी बारिश में ही वैद्य जी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। पूरा रास्ता उसके मुंह में बस एक ही नाम निकल रहा था, भगवान मेरे बेटे को बचा लो, इसी के सहारे के लिए तो मैं जी रहा हूँ, इसे कुछ मत होने दो, सब कुछ ले लो पर मेरे चिरंजीवी को बचा लो भगवान। मंगलू किसी तरह वैद्य जी के घर पहुंचा, जहां सांप के जहर का असर कम हुआ और चिरंजीवी की जान बच गई। तभी कमला ने गुस्से से मंगलू को बोला, बस बहुत हो गया जी, अब और नहीं सहूंगी, अब एक पल भी इस नर्क में नहीं रह सकते। हम चलेंगे यहाँ से, चाहे सड़क किनारे झोपड़ी में ही क्यों न रहना पड़े, पर इन राक्षसों के साथ नहीं। आपकी चुप्पी आज हमारे बेटे की जान लेने वाली थी, अब नहीं, अब और नहीं। तभी मंगलू अपने बेटे के पैर पर बंधी पट्टी को देखता है और उसकी वर्षों की चुप्पी टूट गई और वो गरजते हुए बोला, तुम सही कह रही हो कमला, मेरी चुप्पी ने ही हमें इस मोड़ तक ला खड़ा किया है। अब बस हो गया, कल सुबह ही हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे।
अपमान का ये बोझ अब और नहीं सहा जाता। तभी मंगलू, जिसका तांगा अब नहीं चलता था, वो उसके ऊपर तिरपाल और घास फूस डालकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए एक तांगा झोपड़ी बनाता है। और उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपनी जीविका की। सुनो कमला, इस तांगा झोपड़ी से हमारे रहने की व्यवस्था तो हो गई, अब जीविका का क्या करूं? ये झोपड़ी हमें बारिश और धूप से तो बचा देगा, लेकिन पेट की आग वो कैसे बुझेगी, हैं? चिंता मत कीजिए जी, जैसे हमारे सिर पर छत आया है वैसे ही खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। आज पानी पीकर सो जाते हैं, इसके बारे में कल चिंता करेंगे। तभी अगली सुबह जब मंगलू शहर में मजदूरी करने जाने वाला था, तभी एक चमत्कार हुआ और पास के फार्म से मुर्गियों का एक झुंड उनकी झोपड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगा, जिसे देख कमला को एक आइडिया आया। सुनिए जी, क्यों ना हम शहर में जाकर कोई नौकरी चाकरी करने के बजाय चिकन बिरयानी बनाए? बिरयानी? कमला, अरे ये मजाक नहीं है। बिरयानी बनाने के लिए तो चावल और मुर्गी चाहिए, और हमारी तो हालत ये है कि एक मुट्ठी आटा भी नसीब नहीं होता। तभी कमला अपने हाथों से एक अंगूठी निकालकर मंगलू को देती है। ये लीजिए, ये मेरी शादी की आखिरी निशानी थी। इसे बेचकर जो भी पैसे मिले, ये हमारी पूंजी है। तभी कमला की अंगूठी बेचकर मंगलू ने चावल और एक मुर्गी खरीदी और दोनों पति पत्नी ने अपना पूरा ज्ञान और दिल लगाकर स्वादिष्ट चिकन बिरयानी पकाई, जिसकी खुशबू हवा में फैलते देर न लगी। अरे भाई वाह! अरे भाई, ये खुशबू तो किसी बड़े होटल जैसे ही है, लेकिन ये इस तांगे से कैसे आ रही है? तभी चिरंजीव ने कूड़े के ढेर में पड़े कुछ साफ कार्टून और टीन आदि को उठाकर उसे हथौड़े से पीट पीट कर मंगलू के चिकन बिरयानी के दुकान के लिए एक साइन बोर्ड तैयार किया। पिताजी, ये लीजिए हमारी स्पेशल चिकन बिरयानी का साइन बोर्ड। वैसे इसकी कीमत आप क्या रखेंगे? बेटा, सिर्फ 10 रुपए। क्योंकि खाने पीने की चीज की कीमत इतनी रखनी चाहिए कि हर गरीब की जेब में भी खुशियां समा सके। तभी देखते ही देखते अच्छे स्वाद और चिरंजीवी के ग्राहकों को आकर्षित करने के नए नए तकनीकों के कारण मंगलू का चिकन बिरयानी तुरंत हिट हो गया और तांगा झोपड़ी एक चहल पहल वाले ढाबे में बदल गई। सुनिए जी, आज तो 50 थालियां बिकी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो लगता है अगले साल तक हम अपनी एक छोटी सी कोठी तो बना ही लेंगे, और चिरंजीव के शहर जाकर पढ़ने के लिए फीस भी। हाँ कमला, इस तांगा झोपड़ी और चिकन बिरयानी की दुकान ने तो हमारी किस्मत बदल दी, और मेरे हाथों में फिर से वो जान आ गई है जो मेरे खुदगर्ज भाइयों ने मार दी थी। लेकिन ये बात उसके दोनों भाइयों को रास नहीं आती, और वो अपनी पीडब्ल्यूडी में सरकारी नौकरी का दुरुपयोग करते हुए सड़क पर अतिक्रमण करने का फर्जी केस बनाकर मंगलू के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा देते हैं। लो मंगलू, ये है तुम्हारा इल्जामनामा। ये सरकारी जमीन है और तुमने अतिक्रमण किया है, इसलिए 50,000 रुपए का जुर्माना भरो, नहीं तो पुलिस से कहकर अभी जेल भिजवा दूंगा, समझे? 50,000? अरे ऐसा मत करो भाई, ये तो मेरी पूरी कमाई है। तुम मुझे मार ही क्यों नहीं डालते भाई? मरना तो आसान है मंगलू, जीते जी तड़पना ही असली सजा है। अब देखते हैं तुम्हारा ये टांगा झोपड़ी कितने दिन चलती है। सुनो ड्राइवर, अभी अतिक्रमण करने के लिए इस टांगा झोपड़ी को नेस्त नाबूद कर दो। तभी उस जुर्माने को भरने में मंगलू की सारी जमा पूंजी चली जाती है, जो उसने एक नया घर लेने के लिए गुल्लक में इकट्ठा की होती है, और उसका तांगा झोपड़ी भी बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया कमला।
ये जुर्माना तो ठीक उसी रकम का है जो हमने जोड़ी थी। ये कोई संयोग नहीं है। नहीं जी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। जब तक हमारे हाथों में हुनर है और दिल में हिम्मत, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। तभी चिरंजीवी की इंजीनियरिंग की बुद्धि काम आई और उसकी नजर एक बेकार टूटी फूटी ऑटो रिक्शा पर पड़ी और अपनी कॉलेज की बचत और मैकेनिक की समझ का इस्तेमाल करते हुए उसने दिन रात एक करके उसे ठीक किया और मंगलू के जन्मदिन पर उसे उपहार स्वरूप दिया। पिताजी, ये लीजिए, आज आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। आज से हमारी चिकन बिरयानी की दुकान तांगे पर नहीं बल्कि इस ऑटो रिक्शा पर लगेगी और हम सारे गांव में घूम घूम कर चिकन बिरयानी बेचेंगे। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। ये ऑटो तो सच में कमाल का है। अब हमारी 10 रुपए वाली बिरयानी इस ऑटो की सवारी कर कर शहर के कोने कोने में अपनी खुशबू बिखेरेगी। अब कोई भी हम पर अतिक्रमण का केस कर हमें रोक नहीं सकता। धीरजपुर गांव में मंगलू की ऑटो बिरयानी की चर्चा अब हर जुबान पर थी और उन्हीं में से एक थे गांव के बुजुर्ग रामदयाल शर्मा जी, जो हर शाम मंगलू के ऑटो के पास बिरयानी खाने जरूर पहुंचते, जिनकी बेटी ईरा देशमुख एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी। अरे मंगलू, वाह वाह वाह, आज तो तुमने जादू कर दिया भाई। हाँ, ये बिरयानी तो कमाल की बनी है, इतनी असली और दमदार, मानो किसी पेशेवर बावर्ची के हाथ की बनी हो। वाह 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 वाह। शुक्रिया चाचा जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। एक काम कर बेटा, 2 प्लेट बिरयानी अच्छे से पैक कर दे। मेरी बेटी ईरा शहर का हक्का छुक्का नूडल खा के परेशान हो गई है। अरे उसे भी तो असली स्वाद का पता चले, हैं? तभी उसी दिन रामदयाल शर्मा ने एक डब्बा बिरयानी अपनी बेटी ईरा देशमुख के लिए पैक करवाकर शहर भेजा और जब ईरा ने वो बिरयानी खोली तो पहला कौर खाते ही उसके होश उड़ गए। अरे वाह, कितनी टेस्टी चिकन बिरयानी है। ये स्वाद तो शहर के 5 सितारा होटलों में भी नहीं मिलता। पापा ने सही कहा था, इस मंगलू के हाथों में जादू है। अगले हफ्ते ही ईरा का जन्मदिन था और उसने एक 5 स्टार होटल में बड़ा समारोह रखा था, जहां जिले के सभी बड़े अधिकारी आने वाले थे। तभी उसने तुरंत अपने सहायक को बुलाया। कहिए मैडम, कैसे याद किया? मैंने होटल की बुकिंग कर दी है और आपका जन्मदिन भव्य और विशाल हो, इसका सारा अरेंजमेंट भी किया है। सुनो, सारे बुकिंग को तुरंत कैंसिल करो, क्योंकि अपना जन्मदिन मैं हमेशा की तरह 5 स्टार होटल्स में नहीं बल्कि अपने गांव में मनाऊंगी। मुझे वहां पर एक स्वादिष्ट चिकन बिरयानी वाला मिल गया है, जो 5 स्टार क्या 7 स्टार होटल से भी बेहतर बिरयानी और सर्विस देता है। लेकिन मैडम, एक ऑटो वाले की बिरयानी, क्या ये हमारे हाई क्लास मेहमानों के लिए उचित होगा? कोई भी हाई क्लास या लो क्लास नहीं होता, सब इंसान ही होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सारे मेहमान ये चिकन बिरयानी को खाकर ना मेरे फैसले की तारीफ करेंगे। जाओ और मंगलू को खबर कर दो कि जल्द ही डीएम साहिबा उसके ऑटो ढाबे पर आ रही हैं। मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी नहीं रहने चाहिए। जन्मदिन का दिन आ गया और ईरा देशमुख का काफिला मंगलू के दुकान की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में अचानक कार एक गड्ढे में जा धंसी, जिसे कुछ हफ्ते पहले ही पीडब्ल्यूडी द्वारा ठीक किया गया था। कार का एक पहिया हवा में था और दूसरा गड्ढे में फंसा हुआ था। अरे बाप रे, ये गड्ढा कहाँ से आ गया? अभी पिछले हफ्ते ही तो इस सड़क की मरम्मत हुई थी। मरम्मत? इसे मरम्मत कहते हैं? ये तो जनता के पैसों की लूट है। यहाँ तुरंत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलवाओ। मैं यहीं बैठकर इसकी जांच करूंगी। आज पता चलेगा कि ये सड़क कागजों पर बनी थी या जमीन पर। तभी डीएम ईरा के आदेश पर वही सड़क किनारे एक अदालत सी लग गई। फाइलें निकली, कागजात जमा हुए और जांच में पता चला
कि बाबूलाल और सोहम लाल ने मिलकर सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट की थी और पीडब्ल्यूडी विभाग को चूना लगाया गया था। तुम दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती? जनता खून पसीने से कमाकर टैक्स भरती है ताकि उन्हें अच्छी सड़क, अच्छी सुविधाएं मिल सके, और तुम दोनों हो कि अपनी जेबें गरम करने में लगे हो। ईरा के फटकार से दोनों भाइयों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं। वो बात दरअसल ये है मैडम कि मैंने मटेरियल सही लगाया है। आप इस सोहम को पकड़िए, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने का काम यही देख रहा था। वाह भाई वाह, खुद न पकड़े जाओ इसलिए सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। दरअसल इन्होंने ही अपने एक फ्रोडिया दोस्त से सारा मटेरियल सस्ते दामों में 20% कमीशन के बदले में खरीदा था। अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। तभी उन दोनों की लड़ाई हाथापाई पर उतर आती है, जिसे देख ईरा गुस्से से आग बबूला हो गई। सुनो, इन दोनों भ्रष्टाचारी और घूसखोर भाइयों को तुरंत सस्पेंड करो और इनकी सारी संपत्ति जब्त करके पीडब्ल्यूडी विभाग के खाते में डाल दो। मुझे अपने डिपार्टमेंट में ऐसे दीमक नहीं चाहिए। तभी बाबूलाल और सोहमलाल को हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और भारी जुर्माना लगाकर उन्हें जेल की सजा सुनाई जाती है। और उधर मंगलू की ऑटो बिरयानी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। देखा बेटा धैर्य का फल। मेरे दोनों भाइयों की अकूत संपत्ति, ना खत्म होने वाला ऐश्वर्य है, कैसे एक ही पल में धूल में मिल गया। इसलिए कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखते हुए ही जी तोड़कर मेहनत करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मंगलू की 10 रुपए की ऑटो चिकन बिरयानी सारे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है और वो हंसी खुशी से रहने लगते हैं और अपनी दोनों भाभियों की भी मदद करता है, जो कभी उन्हें नीचा दिखाया करती थी। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।